आरओसीओ का सामूहिक अवकाश अब समाप्त हो गया है। सचिव जय सिंह से वार्ता के बाद यह समाप्त किया गया। दोनों संघों के प्रतिनिधियों ने ऐलान कर दिया है और अब 24 घंटे के भीतर अपने काम पर वापस लौटेंगे। सरकार पर विश्वास कर काम पर वापस अधिकारी लौटे हैं। राजस्व सेवा संघ ने ऐलान किया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ये सभी हड़ताल पर थे, जिसके बाद वार्ता हुई और अब सरकार पर भरोसा जताते हुए सभी अधिकारी वापस काम पर लौटेंगे। 24 घंटे के भीतर अपने काम को फिर से शुरू करेंगे। राजस्व सेवा संघ ने इसका ऐलान किया है। तो सीओ और आरओ का स्ट्राइक खत्म हो गया। हमारे साथ जय सिंह सर हैं। जय सिंह सर, अभी आप लोग की बैठक हुई, क्या कुछ फैसला हुआ? कर्मचारी संघ जो लोग थे, ये दोनों संयुक्त मोर्चा, उसके लोग आए हुए थे, उनके साथ वार्ता हुई और उन लोगों की जो डिमांड थी वो उन लोगों ने पहले भी कम्युनिकेट किया था। हम लोगों ने उनकी बातों को सुना है और कई मुद्दों पर सहमति बनी है और विभाग का एक सकारात्मक रुख भी है उनकी तरफ, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से आम जनता को काफ़ी परेशानी भी हो रही थी। तो हम लोग तो ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हड़ताल समाप्त हो, बट अभी आज जो वार्ता हुई है उसमें उन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी है और हम लोगों ने विभाग की तरफ से भी उनको कहा है कि आपकी जो जायज़ मांगे हैं उस पर हम सकारात्मक रुख अपना रहेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप में। इसमें आखिर वो विभाग के ही एक महत्वपूर्ण अंग हैं, तो उनको सर्विस डिलीवरी करना है, लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा पहुँचाना है। तो ये बात सहमति हुई और उन्होंने अपनी स्ट्राइक जो है वो अपनी समाप्त कर दी है। अब जल्दी ही उनकी मांगों के संबंध में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। टाइमलाइन दिया गया क्या? टाइमलाइन इस देखिए, इसमें जो काम किए जाने हैं उसको एक निर्धारित समय सीमा में बांधना उचित नहीं होगा। इस पर सरकार के स्तर पर कुछ निर्णय लिए जाने हैं, तो इसको हम लोग उचित फोरम पर रखेंगे। जो विभाग स्तर से होने वाली कार्रवाइयाँ हैं वो अतिशीघ्र हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर ही कर देंगे। जिन पर कार्रवाई की गई थी सर, उनको लेकर भी फैसला कर? जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उनकी स्थिति हम देखेंगे। उसमें अधिकांश सामान्य किस्म की अगर कार्रवाइयाँ हैं तो उनको वापस लिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें, ऐसी वार्ता हुई है उनके साथ। और अगर कोई बहुत गंभीर मामले हैं जैसे निगरानी के केसेस या ट्रैप केसेस या गंभीर वित्तीय अनियमितता, तो वो मामले इसमें आच्छादित नहीं होंगे। उनमें जो कार्रवाइयाँ हैं वो चलती रहेंगी। जो हड़ताल अवधि के दौरान जो उन पर, हाँ, इसको हम लोगों ने कहा है कि इसको हम विनियमित करेंगे। ये बातें हम लोगों ने कही हैं। तो थे हमारे साथ जय सिंह। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिहार में राजस्व सेवा संघ के आरओ और सीओ अधिकारियों की सामूहिक छुट्टी अब खत्म हो गई है और यह फैसला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के साथ हुई अहम बैठक के बाद लिया गया है। इस बैठक में अधिकारियों के दोनों संघों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। बातचीत के बाद संघ ने 24 घंटे के भीतर अपने कार्य पर लौटने का ऐलान किया है। सीईओ के साथ साथ राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो वरीय अधिकारी थे उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में क्या कुछ निकला है बताने के लिए हमारे साथ संघ के लोग हैं। क्या फैसला हुआ सर? संयुक्त मोर्चा जो है डीसीएलआर और डीएलओ के पदों पर पदस्थापन के लिए ये अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश में था। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों की जो मांगे हैं, जो कानून सम्मत मांगे हैं, बिहार राजस्व सेवा नियमावली को 10 को धरातल पर उतारने की, वो सारी मांगे पूरी की जाएंगी और इसलिए हम लोग ये अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश वापस ले रहे हैं। तो कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। देखिए, पिछले कुछ दिनों से राजस्व सेवा संघ के अधिकारियों की हड़ताल के कारण सरकारी कामकाज काफी प्रभावित हो रहा था और आम जनता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक अहम बैठक की, जिसमें राजस्व सेवा संघ के अधिकारी और यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए। हमने आपको वो रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें सेवा संघ के जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्हें भरोसा है कि सरकार उनकी मांगों को मानेगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ लोगों को कैसे मिले, भ्रष्टाचार पर नकेल कैसे कसी जाए, पुलिस की कार्यशैली को कैसे बेहतर किया जाए और विकसित बिहार के विजन को कैसे जमीन पर बेहतर तरीके से उतारा जाए और लोगों के बीच पुलिस का भरोसा और ज्यादा गहरा हो,
इसको लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार राज्य भर के डीएम और एसपी के साथ बड़ी बैठक की है। अधिवेशन भवन में हुई इस मैराथन बैठक में राज्य भर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पहुंचे, जहां मुख्य सचिव, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी से लेकर एडीजी रैंक तक के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सीएम ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने डीएम को जिलों में इंडस्ट्री हब बनाने का निर्देश दिया। साथ ही बिहार के बाहर से आने वाले उद्योगपतियों को हर तरह की सुविधा मिले, ये भी सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही लोगों की समस्या सुनने और समय से उसका समाधान निकालने का निर्देश दिया गया है। सम्राट चौधरी ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर एसपी को कई निर्देश दिए हैं। उद्योगपतियों को सुरक्षा देने के साथ ही डायल 112 को और मजबूत करने, अपराधियों को हर हाल में जितनी जल्दी हो सके उन्हें उसके अंजाम तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। सम्राट चौधरी ने बैठक में छोटी बच्चियों के साथ होने वाली घिनौनी वारदात को लेकर कहा है कि पीड़ितों या मृतकों की 13वीं से पहले अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ा दें। बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। समस्तीपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल के लिपिक अनिल राम गिरफ्तार किए गए हैं। 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया है। निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। अनुमंडल चौक के पास मुख्य सड़क पर घूस ले रहे थे। निगरानी टीम ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। खबर आपको बेगूसराय से बताते हैं, जहां सदर अस्पताल के सरकारी मोर्चरी एम्बुलेंस चालक ने शव को अस्पताल से घर ले जाने के लिए परिजनों से 500 रुपए की डिमांड की। बताया जा रहा है कि दीपक सोनी नाम के शख्स की दीवार के नीचे दबने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। इसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर शव को घर तक ले जाने के लिए परिवार से 500 रुपए की मांग करने लगा। उगाही को लेकर परिजन आक्रोशित हो गए और परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया है। ड्राइवर 500 रुपया का डिमांड किया था। अच्छा, तो 500 के लिए हम बोले नहीं देंगे 500, तो ये जो थे 300 रुपया हम दे देंगे। चलो भाई, गरीब दुखिया लोग हैं, गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला आदमी था। और उसके बाद जो है तो वो ड्राइवर बोला कि एम्बुलेंस खराब है। पटना में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। राजधानी में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। आज आयकर गोलंबर के पास खादी के कपड़े की दुकानों को हटाया गया। काफी संख्या में दुकान थी। लगातार नोटिस देने के बावजूद दुकान नहीं हटाए जा रहे थे और जिला प्रशासन ने दुकानों को जबरदस्ती हटाया है। बिजली की लाइन काटी गई और हिदायत दिया गया कि दोबारा अतिक्रमण नहीं किया जाए। लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। जहां जहां अतिक्रमण है, जिला प्रशासन के द्वारा लगातार उन अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, अतिक्रमण हटाया गया है। इनकम टैक्स के पास ये अतिक्रमण था, जहां की खादी की कपड़े की दुकानें थी और काफी दिनों से ये दुकान यहाँ पर लगी हुई थी। जिला प्रशासन के द्वारा बार बार नोटिस देने के बावजूद नहीं हटाया गया था और आज जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया। तो लगातार राजधानी में कई जगह लगातार ये मुहिम जारी है और आज बुलडोजर एक्शन इनकम टैक्स गोलंबर के आसपास देखने को मिला। तो राजधानी में जहां कहीं अतिक्रमण होगा और बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रहेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ है। लगातार जितनी दुकानें थी यहाँ आसपास में, तमाम दुकानों को हटाया गया है और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार राजधानी में ये मुहिम चलाई गई है कि जहां भी अतिक्रमण हो उस अतिक्रमण को हर हालत में हटाना है। और अतिक्रमण को हटाने के क्रम में आज इनकम टैक्स के आसपास जितनी भी अनधिकृत दुकानें थी उन दुकानों को हटाया गया। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। सीतामढ़ी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां चर्चित मुखिया मुन्ना मिश्रा हत्याकांड का आरोपी 25,000 का इनामी बदमाश आकाश सोनार गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कुख्यात बदमाश को लुधियाना से गिरफ्तार किया है। कुख्यात अपराधी विकेश झा गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है। इनामी बदमाश अपना नाम छिपाकर लुधियाना में मोटर गैराज में काम कर रहा था। मुखिया मुन्ना मिश्रा की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए थे। जिले के 25,000 इनामी अपराधी जो थे आकाश सोनार, जो मुन्ना मिश्रा हत्याकांड के लगातार फरार चल रहे थे, उन्हें जिला पुलिस के द्वारा लुधियाना से गिरफ्तार करके लाया गया है। इनके ऊपर 25,000 का इनाम था। इनका एक बृहद आपराधिक इतिहास है और ये विकेश दास गिरोह से जुड़े हुए सक्रिय सदस्य रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी लुधियाना से की गई है।
पटना सिटी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट का है। वहीं मृतकों की पहचान अविनाश कुमार और दीपक कुमार के रूप में की गई, जो दोस्त थे। जानकारी के मुताबिक दोनों दोस्त बाइक पर सवार होकर एक शादी समारोह से दीघा लौट रहे थे और इसी दौरान मरीन ड्राइव पर किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अविनाश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में दीपक को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां देर रात इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। अविनाश कुमार नाम है और एक का नाम है दीपक कुमार। अविनाश का पिता का नाम है संजय पासवान और ये दीघा के रहने वाले हैं। और एक दीपक कुमार है जो कोरजी बालूपुर के हैं और दोनों शादी समारोह से लौट रहे थे। लौटते समय एक्सीडेंट हो गया। खबर आपको खगड़िया से बताते हैं, जहां तेतराबाद गांव के रहने वाले पांडव कुमार की दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके विरोध में युवा शक्ति और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। खगड़िया समाहरणालय से लेकर राजेंद्र चौक तक यह आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन निकाला गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। वो बिहारी कहता है, उसको उसकी हत्या कर देती है। बिहार के और खगड़िया के ये स्वाभिमान की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। सम्मान और स्वाभिमान से बिहार और बिहारी कभी समझौता नहीं कर सकता है। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे दिल्ली पुलिस के लोग को फांसी की सजा होनी चाहिए। बिहार विधान परिषद उपचुनाव को लेकर एनडीए की ओर से बीजेपी के अरविंद शर्मा ने नामांकन कर दिया है। नामांकन से पहले अरविंद शर्मा ने पीएम मोदी और अमित शाह के प्रति आभार जताया और सीएम सम्राट चौधरी के प्रति भी आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर वे पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अरविंद शर्मा 40 साल से बीजेपी से जुड़े हैं और पार्टी के कई प्रकोष्ठ में काम कर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पार्टी में सदैव जो कार्यकर्ता पूरी श्रद्धा और लगन के साथ संगठन के कार्यों को करते हैं उनको पार्टी सम्मानित करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया इस विधान परिषद के चुनाव में, यह हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है। शिव कुमार शर्मा जी और अरविंद शर्मा जी का आज नामांकन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी विधान परिषद सदस्य थे इस सीट पर और वो सिवान से माननीय विधायक चुने गए। तो ये सीट रिक्त हुई, केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी घोषित किया। आज उनका नामांकन है, उनका नामांकन भी हुआ है और मुझे नहीं लगता कि राजद हिम्मत भी करेगा। इतना प्रचंड बहुमत एनडीए को है। खबर वैशाली से है, जहां लालगंज थाना क्षेत्र के लगड़ी पाकड़ सब्जी मंडी में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। ऐसे में लोगों ने खुद ही चोरों को पकड़ने की योजना बनाई है। पहले से जाल बिछाकर सतर्क बैठे लोगों ने जैसे ही चोर को बाइक का लॉक खोलते देखा, उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी, रस्सी से बांध दिया और बाद में पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में उसने कई चोरियों की बात कबूल की है, जिसके बाद पुलिस उसके साथियों की तलाश में जुट गई है। इसे अभी चोरी किए हो? हम फर्स्ट एक बार आए हैं। पहला बार चोरी करना है? अभी इससे पहले भी चोरी करते हुए क्या वीडियो है? क्या गाड़ी, कौन गाड़ी चोरा के ले गए थे? कौन गाड़ी? स्प्लेंडर। कहाँ ले जाते हैं? मुजफ्फरपुर। आप बेचते हैं? कितना में बेचते हैं? 2 लड़का बेचता है साथ में। आप कई आदमी अभी आज साथ में थे? 2 आदमी थे। 2 आदमी गाड़ी चोरी करते पकड़ाए हैं। खबर आपको जमुई से बताते हैं, जहां सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से लेकर एएनएम तक की तैनाती हो गई है। दवाइयां भी भेज दी गई, लेकिन ग्रामीण इलाके के सरकारी अस्पताल अभी भी संसाधनों से लैस नहीं हुए हैं। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के कटौना के वेलनेस सेंटर में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही टॉयलेट सफाई कर्मी की। यहां तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मी को पानी और टॉयलेट के लिए दूसरे के घर जाना पड़ता है। सबसे हैरानी की बात है कि 7 बेड वाले अस्पताल में बेड ही नहीं है, यहाँ केवल बच्चों वाला 2 बेड है।
ग्रामीण इलाके के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दी गई, दवाई भी भेज दी गई, लेकिन देखा जाए तो अभी संसाधनों का अभाव है। जमुई जिले के बरहट प्रखंड का जो कटौना का वेलनेस सेंटर है, वहां भी यही हालात है। 7 मेडिकल स्टाफ यहाँ पर तैनात है, जिसमें 2 डॉक्टर, 4 एएनएम और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर। लेकिन न तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है और न ही सफाई कर्मी है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही है जो कटौना का वेलनेस सेंटर। और देखा जाए तो यहाँ पर एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि बगल में, पड़ोस में एक निर्माण का काम चल रहा है। तो हॉस्पिटल का जो एक कमरा है, सीमेंट रखने का काम चल रहा है कि बगल वाले जो पड़ोसी हैं, बारिश में उनका सीमेंट नुकसान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर रख दिया है। और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो मेडिकल स्टाफ है, उन लोगों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर शौचालय नहीं है और पानी का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, क्या परेशानी होती है? सर, यहाँ हम लोग का कई परेशानी होती है। पहला नंबर, यहाँ सफाई कर्मी नहीं है। जो हम लोग सब स्टाफ मिलके पैसा देते हैं तो यहाँ सफाई होता है। और शौचालय नहीं है, जो हमको सब स्टाफ को दूसरे घर जाना पड़ता है। पानी का व्यवस्था नहीं है और दूसरे घर जाके हम पानी भी लाते हैं। अगर यहाँ पेशेंट भी कोई आ गया धूप में तो पानी दूसरे घर से ला के उसको देते हैं, जरूरत पड़ता है तो। बेड अभी 2 है, जो कि पीडियाट्रिक बेड है, और बाकी एडल्ट साइज का बेड अभी नहीं है, तो उसके लिए मांग किया गया है। पानी नहीं है यहाँ पर। जी, पेयजल के लिए आरओ का थोड़ा सा दिक्कत है। कहाँ से अरेंज करते हैं? हम लोग लेके आते हैं पानी पीने के लिए घर से। जी। अच्छा, टॉयलेट भी नहीं है यहाँ पे? टॉयलेट है, लेकिन प्रॉपर गेट क्लोज नहीं होता अच्छे से। क्लोज ही नहीं हो पाता है गेट। तो काफी परेशानी होती है। और बड़ी बात है कि नेशनल हाईवे के ठीक किनारे है, नेशनल हाईवे 333 के किनारे है यह ग्रामीण अस्पताल, लेकिन बेड या फिर शौचालय और पानी की सुविधा नहीं होने से चाहे मरीज हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कैसी कुंदनी जटीन, जमुई। समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। दलसिंह सराय में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला होमगार्ड से मोबाइल छीन लिया है। स्थानीय के विरोध करने पर पिस्टल भी निकाल ली। पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। एक कॉस्मेटिक दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसके बाद जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग करते हुए मौके से अपराधी फरार हो गए। के पास अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारने की सूचना मिली थी। उसी पर हम लोग गए थे वहां पर, तो फिर पता चला कि वहां से हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। फिर सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग देखने आए। अभी स्थिति स्टेबल है, इनको यहाँ से रेफर किया जा रहा है। क्या कारण क्या बना? मोबाइल छिनतई में घटना को अंजाम दिया गया है, जैसा अभी की उनके द्वारा बताया गया, पीड़ित के द्वारा। कितने की संख्या में? 2 के संख्या में अपराधी। शेखपुरा में एक जर्जर सरकारी स्कूल को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। अब इस आदेश के खिलाफ छात्र और अभिभावकों ने सड़क जाम कर दिया है। शेखपुरा चेवाड़ा सड़क मार्ग का यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक विजय सम्राट घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने रोड जाम का समर्थन किया और डीएम से बात कर आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कराया। लोगों का कहना है कि स्कूल रोड के उस पार होने से बच्चों को सड़क पार करने में खतरा है। एक्सीडेंट हो जाता है, इसका भागीदारी कौन देता है? हम उसी का विरोध किया। अगर बाई चांस रोड में पूरा चालू है, अगर गाड़ी आ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका भागीदारी देंगे? अगर बाल बुतरू है कि उसका एनी टाइम आगे पीछे को बच्चा गार्जियन लगल रहेगा, इसीलिए हम जाम किए हैं। इसके चलते अभी तक बिल्डिंग नहीं बना है और वहाँ आनंद फानन में लेटर निकाल दिया गया था कि दूसरे जगह स्कूल स्थानांतरण के लिए, जिसमें सभी बच्चे लोग आक्रोश होकर के आज सब लोग रोड पे आ गए हैं। सब लोग को हम लोग समझा बुझा रहे हैं कि तुम्हारा जो स्कूल है 15 दिन में, बात किए जिला पदाधिकारी महोदय से भी, उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन में काम वहाँ चालू करवा दिया जाएगा।
भागलपुर विद्युत शवदाह का भवन पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है। विद्युत शवदाह की मशीन में कई हिस्सों में खराबी आई हुई है। इसमें पहले लोग 500 रुपए में अंतिम संस्कार करवा लेते थे। ये शवदाह वर्ष 2025 से बंद पड़ा हुआ है। इसे चालू करने की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। भवन को लोगों की सुविधा और पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्था के लिए बनाया गया था, लेकिन भवन खंडहर ही बनकर रह गया है। लोग आज भी पारंपरिक तरीके से ही अंतिम संस्कार अभी हमें भागलपुर के बरारी स्थित विद्युत शवदाह में आप देख सकते हैं कि 2020 में नगर निगम के द्वारा जो है यहाँ पर विद्युत शवदाह का निर्माण कराया गया था और कोरोना काल के समय से जो है इसे चालू किया गया था। लेकिन पिछले 6 माह से ये जो विद्युत शवदाह है ये बंद पड़ा हुआ है और अभी तक चालू नहीं हो पाया है। जो गरीब लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार कराने के लिए आते हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानी तो यही है सर, तो जिसका आर्थिक स्थिति खराब है उसको बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या कैसे करते हैं उसके लिए आप लोग? उसके लिए तो यही लकड़ी सब दान मांगते हैं, लकड़ी गोलादार से लकड़ी मांगते हैं, चंदा करके मांग के उसको जलाया जाता है, जिसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहता है। ऐसे लोग क्या आते हैं बराबर? हाँ आते हैं, लगभग मायागंज से आते हैं। कई जिलों के लोग यहाँ आते हैं। बहुत सारे जिले से आते हैं, कम से कम 100 किलोमीटर दूर से भी आते हैं। देवघर, गोड्डा, जामताड़ा से भी बॉडी यहाँ आता है। आप लोग कंप्लेन किए कई बार? हाँ बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं और सब आए भी हैं देखने के लिए। एक दिन में कितनी बॉडियां यहाँ लगभग आती हैं? अभी तो सर गर्मी के दिन है, कम से कम 19-20 एवरेज है। ठंडा दिन में ज्यादा बॉडी आ जाता है। अभी 19-20 है, ठंडा दिन में 30 प्लस भी आ जाता है। बंद पड़ा हुआ है 6 महीना से, अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं सर, भीड़ तो सब कर ही रहे हैं और इसे जल्द शुरू करने की बात जरूर कही थी, लेकिन आज तक जो है विद्युत शवदाह 6 महीने हो जाने के बावजूद भी चालू नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात है कि नगर निगम प्रशासन की नींद कब टूटती है और ये विद्युत शवदाह कब तक चालू होता है, जिससे गरीबों को जो है राहत मिल पाए। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।